नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का जो साइंस का चैप्टर नंबर 5 है, यानी बायो का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसका पहला वीडियो हमने देख लिया था। आज अपन इसके नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं, जिसके अंदर अपन बात करने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में, यानी पाचन क्या होता है और पाचन किस तरह से होता है, जीवों में पाचन किस तरह से होता है और मानव में जो है वो पाचन किस तरह से होता है। तो मेनली अपन डिस्कस करने वाले हैं मानव पाचन तंत्र के बारे में। बहुत ही आसान से तरीके से सीखेंगे, बहुत सारी चीजें आपको याद नहीं करनी है, कुछ एक फैक्ट पॉइंट याद करने हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूं आपको पूरा पाचन तंत्र अच्छे से तैयार हो जाएगा। और आपको पता है जैसा कि एग्जाम में एक तंत्र के ऊपर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, यानी अपन बात करें राजस्थान बोर्ड के बारे में तो इन चारों तंत्र में से 1% जरूर पूछा जाता है, जिसमें से पाचन तंत्र बहुत ज्यादा महत्व रखता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में अपन क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं पहले वो देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे जीवों में पोषण होता कैसे है, ठीक है, जिसके अंदर अपन बात करेंगे अमीबा में पोषण कैसे होता है। अमीबा एक बहुत छोटा सा जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है, उसके अंदर जो पाचन की प्रक्रिया है वो कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद हम मानव में पाचन की बात करेंगे, यानी हमारे अंदर इंसानों के अंदर पाचन कैसे होता है, इसके कौन कौन से अंग के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। हमारे पाचन के अंग कौन कौन से, जैसे मुख हो गया, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। वहीं पाचन तंत्र के अंदर 3 महत्वपूर्ण ग्रंथियां भी हैं, ठीक है। कौन कौन सी, एक लार ग्रंथि, दूसरा यकृत ग्रंथि और तीसरी अग्नाशय ग्रंथि। ये 3 महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं, क्योंकि हमने जैसा कि बात किया था कि तंत्र किसे कहते हैं जो अलग अलग अंगों से मिलकर बना होता है, ठीक है। कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनते हैं, उत्तक से मिलकर अंग बनते हैं, अंग से मिलकर तंत्र बनता है। तो अंग ये अलग अलग अंग है, इनसे मिलकर हमारा पाचन तंत्र बना हुआ है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले जीवों में पोषण, इसके बारे में समझते हैं, इसका मतलब क्या है। हम देखते हैं कि जीव अलग अलग प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के इस पृथ्वी पर जीव हैं, उसी प्रकार उनके पाचन का जो प्रक्रिया है वो भी सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। यानी अलग अलग जीवों में पाचन की जो प्रक्रिया है, पोषण की जो प्रक्रिया है वो सब में अलग अलग होती है, ठीक है। पोषण का मतलब हमने देख लिया था, हमारे द्वारा जो भोजन किया जाता है और उसका जो उपयोग किया जाता है उस प्रक्रिया को हम पोषण कह देते हैं, ठीक है। और जितने प्रकार के आपने देखते हैं बहुत सारे तरह के अलग अलग जीव होते हैं, तो उनके अंदर पाचन की प्रक्रिया भी क्या होती है, पोषण की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है, और उनके अंदर जो पाचन होता है वो प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। हम एक जीव की बात करते हैं, अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। जैसे हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, बहुत सारी असंख्य कोशिकाओं से बना हुआ है, लेकिन जो अमीबा होता है वो एक ही कोशिका से बना होता है, सिर्फ एक कोशिका से उसकी पूरी बॉडी बनी हुई है। अब उसमें जो पाचन है वो कैसे होता है वो देखेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के जीवों में पाचन की प्रक्रिया अलग अलग होती है। तो देखिएगा इसमें होता क्या है, कुछ इस तरह की आकृति होती है। अमीबा एक कोशिकीय आकृति है और एक कोशिकीय जीव है, और इसकी आकृति फिक्स नहीं होती है, यानी अपने जैसे इंसानों का बॉडी का शेप फिक्स होता है, दूसरे जीव अपन बहुत सारे देखते हैं उनकी आकृति फिक्स होती है, लेकिन इसकी आकृति फिक्स नहीं होती है, ये अपने अनुसार आकृति बदलता रहता है, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहले अपन बात करें इसके अंदर पाचन के बारे में समझें, तो यहां पर हम देखेंगे अमीबा एक कोशिकीय जीव है। कौन सा है, एक कोशिकीय जीव, जो अपनी कोशिकीय सतह पर यानी अपनी त्वचा के ऊपर ही बाहर क्या बना लेता है, एक पर्वत बना लेता है। पर्वत मतलब अंगुली जैसी संरचना बना लेता है, ठीक है। इसका कोई स्पेसिफाई भोजन करने का अंग नहीं है, जैसे हम भोजन मुख से करते हैं तो इसका कोई मुख नहीं है, ये बॉडी के किसी भी पार्ट से क्या कर सकता है, भोजन ग्रहण कर सकता है। तो जिस तरफ भी ये भोजन का टुकड़ा देखता है, मान लो ये भोजन का टुकड़ा है तो इसको ग्रहण करना है, तो ये क्या करेगा, उसी तरफ अपने 2 उंगली जैसी संरचना बना लेगा, जिसको हम पादाप कहते हैं या पर्वत कह देते हैं। पादाप क्या करते हैं, उस भोजन को पकड़ने का काम करते हैं, देखिएगा ये पकड़ने का। फिर उसके बाद उसको चारों तरफ से घेर लेता है। जब ये घेर के ऐसी संरचना बन जाती है, इसको हम खाद्य रिक्तिका कहते हैं। क्या कह देते हैं, खाद्य रिक्तिका। फिर ये खाद्य रिक्तिका बनने के बाद में वो उसमें से क्या कर लेता है, जो पोषक तत्व है वो ग्रहण कर लेता है, उसको भोजन बना लेता है, और फिर उसी तरह भी किसी भी बॉडी के पार्ट से कहीं से भी वो अपशिष्ट पदार्थ को भी बाहर कर देता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होती है अमीबा में। तो देखिएगा जो अपनी कोशिका सतह पर उंगली जैसी अस्थायी पर्वत बना लेता है, उंगली जैसी संरचना बनाई, फिर वापस देखो जैसे पहला था वैसे वैसे वापस हो जाता है, मतलब अपनी आकृति वापस उसी शेप में कर लेता है।
निर्माण होता है कण पकड़ने के लिए, जो ये जो भोजन को पकड़ने के लिए इसके क्या होते हैं, उंगली जैसे जो प्रवर्ध है जिसको हम पादाप कहते हैं उसका निर्माण करता है। और क्या करता है, प्रवर्ध भोजन के कणों को चारों ओर से घेर लेते हैं। भोजन के कण को इसने चारों ओर से घेर लिया, ठीक है, तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं और आपस में ये धीरे धीरे ऐसे करके चिपक जाते हैं और अपने अंदर ले लेते हैं उस भोजन को, जिसको हम खाद्य रिक्तिका कहते हैं। इसमें भोजन कण के पाचन, इसमें भोजन कणों का क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है तथा अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर कर दिया जाता है। आपको इस तरह से देखो, सबसे पहले हमारे पास एक बनाया हमने अमीबा का एक चित्र बना, उसके पास मान लो ये भोजन का कण था। दोबारा उसने क्या किया, उसने पर्वत बना लिए, पादाप बना लिए उस भोजन को पकड़ने के लिए उसी साइड में। फिर उसने क्या कर लिया, खाद्य रिक्ति का निर्माण कर लिया, एक अंदर स्पेस बना लिया जहां पर उसने उसको अंतर ग्रहण कर लिया और फिर उसको बाद में उसका पाचन किया, उसको अवशोषण कर लिया और फिर जो अपशिष्ट थे उसको शरीर से बाहर कर दिया। तो इस तरह की वापस ये संरचना बन जाती है, ठीक है। तो ये अमीबा में पोषण किस तरह से होता है पूछा जाता है, तो आप इस डायग्राम से इसको याद रख सकते हैं। वहीं एक कोशिकीय एक और जीव है जिसका नाम है पैरामीशियम। क्या नाम है, पैरामीशियम। अब इसमें पाचन कैसे होता है, ये भी, इसकी भी आकृति एक कोशिका की बनी हुई है लेकिन इसकी आकृति फिक्स होती है, ठीक है। ये उसकी तरह अपनी संरचना नहीं बदलता है। आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये एक फिक्स आकृति है, अमीबा इसी पैरामीशियम इसी आकृति का होता है, ठीक है। लेकिन उससे काफी अलग है, इसका क्या होता है, आकार निश्चित होता है और विशिष्ट विशेष स्थान से ये भोजन का क्या करता है, ग्रहण करता है। ये भोजन ग्रहण करने का इसका स्थान है, यहीं से ये भोजन ग्रहण करेगा। उसके जैसा नहीं है, कहीं से भी भोजन ग्रहण कर सकता है, इसका स्पेसिफाई अंग होता है, वहीं से भोजन ग्रहण करता है। भोजन इस स्थान तक पादाप द्वारा गति करते हुए पहुंचता है। अब इसके ऊपर ये क्या होते हैं, बॉडी के पूरे के ऊपर छोटे छोटे बाल जैसी संरचना होती है, रोम होते हैं। अगर मान लो भोजन का कण ये है तो ये पादाप क्या करेंगे, ये जो बाल जैसी संरचना इसको लेते 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 इधर लेके आ जाएंगे, मतलब यहां तक लेके आ जाएंगे जहां तक उसका भोजन ग्रहण करने का विशिष्ट स्थान है, वहां पर वो क्या करके लेके आ जाएंगे और फिर वो भोजन को ग्रहण कर लेंगे। मतलब ये इस तरह से इसके लिए हाथ का काम करते हैं। आगे से आगे ये संरचना यहां से भोजन का कण होते होते या इस साइड से या फिर इस स्थान से यहां तक पहुंच जाएगा और ये भोजन ग्रहण कर लेगा। तो देखिएगा सेम प्रकार के, ये भी एक कोशिका का जीव है और अमीबा भी एक कोशिका जीव था, लेकिन भोजन करने की दोनों की क्या है, अलग अलग क्या है, मतलब कह सकते हैं विधि है, अलग अलग दोनों विधि अलग अलग विधियों से भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानव में पाचन कैसे होता है, ठीक है। मानव पाचन तंत्र की बात करते हैं, हमारे अंदर पाचन है वो कैसे होता है। बहुत ही आसान से तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सीखेंगे। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो गारंटी से आप पाचन तंत्र कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिएगा क्या करना है इसके अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं मानव पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है कौन सा। तो इसके दो भाग होते हैं पाचन तंत्र के, कौन कौन सा, एक तो होता है हमारा आहार नाल और दूसरा इसके अंदर होती है ग्रंथियां। आहार नाल और ग्रंथियां हमारे पाचन तंत्र का मेन भाग होता है, ठीक है। अपन बात करें इसकी लंबाई, ये कहां से कहां तक होता है, तो हमारे मुख से लगा के मल द्वार तक ये फैला हुआ रहता है, फैली हुई रहती है जो आहार नाल है, ठीक है। और इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर की होती है, ठीक है। इसको सीधा कर दिया जाए तो 8 से 10 मीटर लंबी हो जाएगी। अब इसके अंदर बात करते हैं हमारे जो पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग आते हैं। तो हमने जैसा कि देख ही लिया था, सबसे पहला अंग आता है हमारा मुख। सबसे पहला अंग कौन सा आता है, मुख, ठीक है। मुख के अंदर से हम भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। दूसरा अंग आता है हमारा ग्रसिका या ग्रसनी। ये जो भाग कहलाता है ये ग्रसिका कहलाता है। ये जो कंठ से ऊपर का भाग है ये ग्रसिका कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है ग्रास नली। ये जो हमारा कंठ है इसके नीचे का भाग है, यहां से ग्रास नली होती है। ये वाली भाग जो है ये ग्रास नली है। ये कौन सा है, ये ग्रास नली है। ग्रास नली के बाद में भोजन पहुंचता है आमाशय के अंदर। ये जो संरचना आपको दिख रही है ये क्या है, ये आमाशय है। ये क्या है, आमाशय है। आमाशय के बाद में भोजन पहुंचता है छोटी आंत। छोटी आंत या शुद्रांतर जिसको कहते हैं, ये अंदर वाला जो भाग है ये छोटी आंत कहलाता है। इसके अंदर वाला भाग शुद्रांतर या छोटी आंत कहलाता है। उसके बाद में भोजन पहुंचता है बड़ी आंत के अंदर। ये बाहर वाला इसका भाग है ये बड़ी आंत कहलाता है। ये वाला भाग जो है ये क्या कहलाता है, बड़ी आंत कहलाता है या वृद्धांतर कहलाता है। बड़ी आंत कह दो या वृद्धांतर कह दो, ठीक है। और उसके सबसे लास्ट में हमारा जो भोजन है, अपचित भोजन, वो मल द्वार से क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। ये वाला भाग मल द्वार कहलाता है। ये वाला भाग जो है यहाँ पर ये परिशेषिका होती है। परिशेषिका मतलब आपने नाम सुना नहीं होगा लेकिन अपेंडिक्स नाम सुन रखा होगा। कई बार किया जाता है ना, ये परेशान करने लग जाती है, कईयों की इससे दिक्कत होने लग जाती है तो बॉडी से अलग कर दिया जाता है। इसको हम कहते हैं अपेंडिक्स, ठीक है, परिशेषिका। तो ये हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम ग्रंथियों की बात करें तो हमारी जो लार ग्रंथि है वो मुंह के अंदर यहाँ पाई जाती है। मुख के अंदर लार ग्रंथि। दूसरी हमने ग्रंथि की बात की थी वो कौन सी थी, यकृत। ये वाला भाग जो है यकृत ग्रंथि का है,
ये वाला भाग कौन सा है, यकृत ग्रंथि। और तीसरी ये वाला भाग यहां से आपको दिख रहा है, ये हमारा जो भाग है, ये भाग जो है ये कौन सी ग्रंथि है, ये हमारी अग्नाशय ग्रंथि है। कौन सी है, अग्नाशय, ठीक है। और यहां पर इस यकृत के अंदर ही यहां पर एक पित्ताशय पाया जाता है जो एक स्पेशल तरह के लिक्विड का क्या करता है, स्त्रावण करता है। वो अपन आगे एक एक चीज को देखेंगे तो ध्यान रखेंगे। तो आपको करना क्या है, पाचन तंत्र का डायग्राम बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगर आपने डायग्राम तैयार कर लिया तो समझ लो 90% आपका पाचन तंत्र तैयार हो गया है, क्योंकि हम सारी की सारी चीजें डायग्राम से ही सीखेंगे। वास्तव में अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया तो बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए देखिएगा मैं कैसे बताता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। अब देखो हमें क्या करना है, बहुत ही शॉर्ट से तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। आपको सारी चीजें वैसे बहुत बड़ी लैंग्वेज में याद नहीं रखनी है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो याद रखनी है, और कुछ चीजें आप सुनोगे तब भी आपको अच्छे से याद रह जाएगी। जैसा कि हम देखते हैं हमारे पाचन तंत्र का सबसे पहला भाग होता है मुख, ठीक है। यह है आहार नाल का अग्रभाग यानी पहला भाग होता है। भोजन यहीं से हम क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। हमारी बॉडी में भोजन जाने का जो पहला स्थान है वो है हमारा मुख। मुख से हम भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है, भोजन को चबाने और लार के साथ मिलाने का कार्य मुंह के अंदर होता है। भोजन चबाने, दांतों से हम भोजन को चबाते हैं, और इसके अंदर जो लार मिलाने का काम है वो भी हमारे मुख के अंदर होता है। उसके बाद में मुख में उपस्थित एक ग्रंथि होती है जिसको हम लाला ग्रंथि या लार ग्रंथि कहते हैं। हमने पढ़ा था ना, ग्रंथियां होती हैं जिसको लाला ग्रंथि या लार ग्रंथि कहते हैं, हमारे मुंह के अंदर होती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो मुंह के अंदर जो पानी आ जाता है, हमारी लार जो आ जाती है, कई बार अच्छा खाना देखने से हमारे मुंह में जो लार आ जाती है वो क्या होती है, वो एक स्पेशल तरह का एंजाइम होता है, स्पेशल तरह का लिक्विड होता है, वो भी हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, जिसको हम लाला रस या फिर लार कह देते हैं। ये जो हमारी जो मुंह में लार आती है, ये इसको लाला ग्रंथि या लार ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है, जिसको हम लार कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, एमिलेस एंजाइम होता है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है, हमारी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो एमिलेस, ठीक है, जिसको हम टाइलिन भी कह देते हैं, एमिलेस भी कह देते हैं, या टाइलिन भी इसका दूसरा नाम है, वो भी हम कह सकते हैं। तो एमिलेस एंजाइम हमारी लार के अंदर पाया जाता है। इसका काम क्या है, ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। स्टार्च यानी मंड, माल्टोज यानी शर्करा, मंड को शर्करा में बदलता है, या फिर ये स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है। यानी पाचन की प्रक्रिया यहीं से शुरू हो जाती है, ठीक है, धीरे धीरे भोजन पचाने का। अब ये एंजाइम क्या होते हैं, एक तरह के उत्प्रेरक ही होते हैं, जिसको हम जैव उत्प्रेरक कहते हैं। ये हमारी पाचन की प्रक्रिया को क्या कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं, और उसमें सहायता कर देते हैं, पाचन में सहायता कर देते हैं। वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं जैव उत्प्रेरक कह दो या फिर एंजाइम कह दो। और इसके बाद में हमारे मुख के अंदर क्या होता है, जो जीभ होती है वो क्या काम करते हैं, भोजन चबाने के दौरान क्या होता है, भोजन चबाने के दौरान जीवा जो है, हमारी जीभ जो है, वो भोजन को लार के अंदर मिक्स करने का काम करती है, ठीक है। मिक्स करने का, जो लार के अंदर मिक्स करने का काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, हमारे मुख के अंदर जीभ द्वारा किया जाता है। तो देखिएगा हमें क्या बातें ध्यान रखनी है, ये हमारा क्या होता है, पाचन तंत्र का सबसे अग्रभाग होता है, या आहार नाल का सबसे अग्रभाग होता है। भोजन चबाने और लार मिलाने का काम इसमें किया जाता है। इसमें लाला ग्रंथि या लार ग्रंथि होती है, जो लार का स्त्रावण करती है या उत्पन्न करती है। ये इसके अंदर जो लार के अंदर एमिलेस एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, और जीवा जो है वो भोजन को लार में मिलाने का काम करती है। तो देखिएगा बातें कितनी आसान सी है, एकदम हमारा ही पाचन तंत्र है, तो हम इसको अच्छे से रिलेट करके याद करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से याद रह जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला भाग आता है ग्रसिका, और उसके बाद आती है ग्रास नली। इस दोनों में किसी भी तरह का पाचन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। यहां से सिर्फ भोजन को आगे धकेल कर आमाशय तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। हमारे कंठ से ऊपर का जो भाग है, ये देखिएगा, यहां से हमारे जो कंठ से ऊपर का जो भाग है, ये वाला, ये तो हमारा कहलाता है ग्रसिका। क्या कहलाता है, ग्रसिका। और इसके बाद में जो ये आगे वाला भाग है, ये हमारा कहलाता है ग्रास नली। ये क्या कहलाता है, ग्रास नली, ठीक है। अब ग्रसिका के नीचे ग्रास नली के ऊपर, यहां पर देखिएगा, ग्रास नली के ऊपर एक लगा होता है एपिग्लोटिस। क्या लगा होता है, एपिग्लोटिस लगा होता है। क्या लगा होता है, नाम ध्यान से देखिएगा, एपिग्लोटिस, या जिसको हम घाटी ढक्कन कहते हैं, एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन। यहां पर देखिएगा एपिग्लोटिस या फिर घाटी ढक्कन जिसको हम कहते हैं, इसका क्या काम है। अब यहीं से हमारा भाग जो है, ग्रसनी के नीचे का भाग जो है, ठीक है, यहां पर देखिएगा, ये जो ग्रसनी है, ठीक है, ग्रसनी यहां से आ रही है, ठीक है। इसके बाद में यहां से क्या हो जाता है, ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो हमारी होती है सांस नली और दूसरी हमारी होती है भोजन नली, ठीक है। इसके ऊपर एक स्पेशल तरह का ढक्कन लगा होता है, जिससे क्या होता है, हम जब भोजन चबा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, तो वो भोजन गलती से हमारी सांस नली में नहीं चला जाए।
तो वो जब हम भोजन को निगलते हैं तो वो सांस नली को बंद कर देता है, ठीक है, ताकि उसमें नहीं चला जाए। और जैसे ही हम सांस लेते हैं तो उसको बंद कर देता है, फिर हम सांस ले पाते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम जब ये ढक्कन जो होता है स्पेशल तरह का, उसको हम घाटी ढक्कन कह देते हैं या एपिग्लोटिस कह देते हैं। इसका कार्य क्या है? ये भोजन को सांस नली में जाने से रोकता है। ये कहां पर होता है? ये हमारी जो होती है कौन सी ग्रास नली है, इसके अग्रभाग में सबसे स्टार्टिंग में ये पाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसके अंदर भोजन जो आगे गति करता हुआ जाता है उसका भी स्पेशल नाम होता है क्रमाकुचन गति, मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना क्रमाकुचन गति कहलाता है। क्रम बाय क्रम आगे बढ़ते रहना धीरे धीरे, तो ये क्या कहलाता है? क्रमाकुचन गति। तो ग्रासिका और ग्रास नली में क्रमाकुचन गति द्वारा भोजन आगे बढ़ता है। और ग्रासिका के अग्रभाग में क्या होता है? एपिग्लोटिस होता है, जो भोजन को सांस नली में जाने से रोकता है। लेकिन कभी कभी हम जल्दी जल्दी भोजन खाने की कोशिश करते हैं तो गलती से हमारा सांस नली में भोजन चला जाता है, जिसकी वजह से कई बार हमें हिचकी आने लग जाती है। खाना खाते हुए हिचकी आती है ना, वो यही होता है कि हमारा भोजन जो है गलती से सांस नली में चला गया है, और फिर जब हम पानी पीते हैं तो वो आगे चला जाता है, ठीक है। तो ये है। अब देखो यहाँ पे क्रमाकुचन भोजन होते हुए कहां पहुंचता है आगे? अब क्रमाकुचन गति द्वारा इनमें किसी तरह का पाचन नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने भोजन को कहां से कहां तक पहुंचा दिया? हमारे मुख से जो है आमाशय तक पहुंचा दिया। ये वाला भाग है आमाशय। ये वाला कौन सा भाग है? आमाशय है। ये वाला भाग कौन सा है? ये आमाशय। यहाँ के अंदर भोजन पहुंचा दिया है। अब इसके अंदर पाचन क्या होता है उसको समझते हैं। आमाशय के अंदर भोजन का पाचन कैसे होता है इसको समझते हैं। तो देखिएगा इसके अंदर बातें क्या याद रखनी, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है, इससे मैं समझाता हूँ, आपको अच्छे से याद रहेगा। आमाशय हमारा ये वाला भाग आमाशय है। ये वाला भाग कौन सा है? ये आमाशय है, ठीक है। सबसे पहले तो ये लिखेंगे, जो ग्रास नली द्वारा भोजन कहां पर पहुंचता है? आमाशय में। आमाशय में पहुंचता है तो यहां पर एक स्पेशल तरह का बॉल लगा होता है। बॉल का मतलब आप इसको खोल सकते हो, बंद कर सकते हो, ठीक है, ताकि भोजन क्या है वापस नहीं चला जाए। भोजन यहां से वापस हमारा ऊपर नहीं चला जाए, इसलिए बॉल जब इसके अंदर आ जाता है तो वो बंद कर देता है, ठीक है। और ये हमारी आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। इससे चौड़ा कोई भी हमारा पाचन तंत्र का अंग नहीं है, ठीक है। तो ये भी लिखेंगे, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। ग्रास नली द्वारा भोजन आमाशय में पहुंचता है। यहां पर ग्रास नली और आमाशय के बीच में एक वॉल्व होता है जो भोजन को वापस जाने से रोकता है। लेकिन कई बार फिर भी हमारा पाचन सही तरीके से नहीं हो रहा या भोजन आमाशय एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो हमें वोमिटिंग जो हो जाती है, उल्टियां जो हो जाती है, तो ये भोजन आमाशय से वापस हमारा मुंह में बाहर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहां से, ये हमारी आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, ठीक है। अब देखिएगा यहां से यहां पे हम एक बात डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर जो पाई जाती है वो है एक जठर ग्रंथि पाई जाती है। किसके अंदर? आमाशय के अंदर। हमने पढ़ा था जठर ग्रंथि द्वारा कौन सा रस का? जठर रस का स्त्रावण होता है। कौन से रस का? जठर रस का। हमने पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो यहां पर हम बात करेंगे कौन सा पाया जाता है? जठर रस पाया जाता है। कौन सा? जठर रस। अब ये जठर रस में कौन कौन से रसायन होते हैं? तो इसमें 3 तरह के रसायन होते हैं। एक होता है हमारा HCl, दूसरा होता है पेप्सिन एंजाइम और तीसरा होता है श्लेष्मा। कौन सा होता है? श्लेष्मा। तो 3 तरह के इसमें रसायन होते हैं। एक तो हमारा होता है HCl। जठर रस के अंदर 3 तरह के रसायन होते हैं। एक होता है HCl, दूसरा पेप्सिन एंजाइम और तीसरा श्लेष्मा। अब इसके कार्य क्या है? इसके कार्य क्या है? जो HCl अम्ल होता है हमारे भोजन को क्या कर देता है? अम्लीय कर देता है, जो पाचन में सहायता करता है। अब अम्लीय भोजन होने से हमारे पाचन में क्या मिलता है? उसको सहायता मिल जाती है, ठीक है। दूसरा है ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। आमाशय के अंदर जो पेप्सिन एंजाइम का स्त्राव होता है वो प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। क्या सारा का सारा प्रोटीन यही पाचन हो जाएगा? क्या नहीं, नहीं, अभी आगे और चलेगा, वहां पर भी पाचन होगा। और श्लेष्मा जो है, अब ये जो भोजन अम्लीय हो गया है, ठीक है, ये अम्ल का मान बहुत ज्यादा होता है, लगभग 1.2 के साथ 1.4 के पास इतना होता है, 1 लगभग 4 के आसपास। तो ये बहुत ज्यादा अम्लीय है। इससे हमारे अंदर की जो स्किन है, आमाशय के अंदर की जो त्वचा है वो खराब हो सकती है, इसकी जो लेयर है वो उसको नुकसान हो सकता है। तो इसके चारों तरफ एक चिकना पदार्थ लगा रहता है जिसको हम श्लेष्मा कहते हैं। अब ये क्या करता है? उसको हमारी जो अंदर की स्तर है, अंदर की जो त्वचा है, उसको बचाने का काम करता है इस अम्ल से, ठीक है। तो तीनों का काम हमें समझ में आ गया। तो सबसे पहले तो हम देखो इसके अंदर क्या लिखेंगे। ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। ग्रास नली से भोजन आमाशय में पहुंचता है, यहाँ पर एक वॉल लगा होता है, ठीक है।
इस तरह की बातें लिखने के बाद ये लिखेंगे कि इसके अंदर एक जठर ग्रंथि पाई जाती है जो जठर रस का स्त्रावण करती है। जठर रस में HCl अम्ल पाया जाता है जो भोजन को अम्लीय करने का काम करता है। दूसरा है इसके अंदर पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है, और श्लेष्मा इस अम्लीय माध्यम से हमारे क्या करती है, आमाशय के अंदर की त्वचा को बचाती है। तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे आमाशय का पूरा हो गया। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय में पाचन को समझाइए। तो सिर्फ आपको आमाशय में पाचन को समझाना है। तो जैसा मैंने बताया है उसी तरह से लिखेंगे। पहले आमाशय के बारे में लिख दिया, फिर इसमें पाचन किस तरह से होता है वो भी लिख सकते हैं। और लास्ट लाइन अब लिखेंगे, आमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। कहां पर पहुंचता है? छोटी आंत या शुद्रांत। अब आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, छोटी आंत या शुद्रांत में पाचन कैसे होता है? तो यहां पर समझते हैं। अब हमारा भोजन आमाशय से कहां पहुंच गया है? छोटी आंत में। छोटी आंत में जैसे ही पहुंचता है, ये देखिएगा यहां से होते हुए ये वाला अंदर वाला जो भाग दिख रहा है ना आपको, ये हमारी छोटी आंत है। कौन सी है? ये छोटी आंत है। ये वाला भाग जो अंदर वाला दिख रहा है ना, ये रस्सी जैसा उलझा हुआ भाग, ये हमारी छोटी आंत है। अंदर वाला भाग ये छोटी आंत। और ये हमारे सबसे पहले तो लिखेंगे आहार नाल का सबसे लंबा भाग यह होता है। कौन सा? छोटी आंत जो है सबसे लंबा भाग है, और सबसे ज्यादा पाचन भी हमारे छोटी आंत के अंदर होता है। अभी तो हमारा छोटा मोटा पाचन हो रहा था, मेन जो पाचन होगा वो इसी के अंदर होता है। तो यहां पर हमें ये लिख दिया, मतलब ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, ठीक है, और सबसे ज्यादा पाचन इसी के अंदर होता है। अब हम लिखेंगे इसके अंदर जो है कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? यकृत। ये वाली देखो, यकृत इसी से जुड़ी हुई है। यकृत जो है ये वाला दिख रहा है ना आपको, ये इधर वाला ये यकृत है, लीवर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, यकृत है। इसके अंदर जो पाया जाता है वो होता है यकृत द्वारा पित्ताशय का स्त्रावण किया जाता है। किसका? पित्ताशय का, जिसके अंदर होता है पित्तरस। उसका नाम क्या रहता है? जो पित्ताशय द्वारा जो केमिकल स्त्रावित किया जाता है, जो रसायन स्त्रावित किया जाता है, उसको पित्तरस कहते हैं। क्या कह देते हैं? पित्तरस। अब ये पित्तरस क्या क्या काम करता है? इसके 3 महत्वपूर्ण काम है। पित्तरस के क्या है? 3 महत्वपूर्ण काम है। 3 महत्वपूर्ण काम कौन कौन से? पहले तो जो हमारा भोजन यहां पर आमाशय के अंदर अम्लीय हो गया था, अब वो आगे जाएगा तो आगे भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर क्षारीय बना देता है उसको। अम्ल और क्षार मिलकर आपको क्या बताया है? उदासीन कर देते हैं। तो ये वापस उस भोजन को क्या कर देता है? क्षारीय कर देता है। कौन करता है? ये पित्तरस जो है। दूसरा क्या है? भोजन को खंडित करना, मतलब भोजन को छोटे छोटे भागों में, पहले तो हमने भोजन को चबाया था, दांतों से भी उसको छोटे भागों में तोड़ दिया, ये आगे जाकर और उसको खंडित कर देता है और बारीक टुकड़ों में तोड़ देता है, ताकि पाचन क्या हो सके? आसानी से हो सके। और तीसरा क्या है? इसके अंदर ये क्या करता है? वसा का इमल्सीकरण करना। वसा का इमल्सीकरण का मतलब वसा के पाचन के लिए पहले उन्हें छोटे छोटे खंडों में तोड़ना पड़ता है। वसा को, वसा मतलब जो हम तेलीय पदार्थ खाते हैं, जो हम घी खाते हैं, जो भी चिकना पदार्थ हम खाते हैं, उसके अंदर क्या होती है? वसा होती है। और उसका पाचन बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो पहले उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। और वसा का छोटे छोटे खंडों में, सरल अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है? इमल्सीकरण कहलाता है। तो यहां पर ये क्या किया जाता है? पित्तरस एक ऐसा केमिकल है, ऐसा रसायन है जो वसा का इमल्सीकरण कर देता है। और ये सारी प्रक्रिया कहां पर चल रही है? ये आमाशय के अंदर, सॉरी, छोटी आंत के अंदर चल रही है। इसके बाद में छोटी आंत का ही एक और भाग होता है जो जुड़ा होता है अग्नाशय ग्रंथि द्वारा। यहां अग्नाशय ग्रंथि जो अपना रस का स्त्रावण करती है उसको हम अग्नाशयी रस कह देते हैं, और ये भी हमारे छोटी आंत के अंदर ही स्त्रावित करती है। अब इसके द्वारा कौन कौन से रसायन का स्त्रावण किया जाता है? इसके अंदर 2 तरह के रसायन का स्त्रावण किया जाता है। एक तो क्या है? ट्रिप्सिन एंजाइम, और दूसरा कौन सा है? लाइपेज एंजाइम। कौन सा? ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या काम है? प्रोटीन का पाचन। हमने पहले भी पढ़ा था वहां पे प्रोटीन का। पेप्सिन एंजाइम भी प्रोटीन का पाचन कर रहा है आमाशय के अंदर, लेकिन यहां ये भी कर रहा है, क्योंकि हमने वहां पे बात की थी वो पूरे प्रोटीन का पाचन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, आगे बचा हुआ भाग अभी तक वो इसने कर दिया। और लाइपेज एंजाइम क्या करता है? जो इमल्सीकृत वसा हुई है, वसा को हमने छोटे छोटे खंडों में तोड़ा है, उसका पाचन यहां पे होता है। उसका पाचन जो है, वसा का पाचन, ये जो लाइपेज एंजाइम है वो करता है। तो लाइपेज एंजाइम क्या कर रहा है? हमारा अग्नाशयी रस में 2 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन एंजाइम, दूसरा होता है लाइपेज एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, वहीं लाइपेज एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है, ठीक है। और इसके एक भित्ति के अंदर एक और जो है ग्रंथि पाई जाती है, इसकी भित्ति के अंदर, जो आंतर रस का स्त्रावण करती है। भित्ति का मतलब बीच में, लगभग इसके बीच वाले हिस्से में, वो तो दोनों लगभग स्टार्टिंग से ही जुड़े हुए थे, ये बीच वाले लगभग हिस्से में क्या होता है? एक आंतर रस, जिसके अंदर एंजाइम उपस्थित होते हैं। आंतर रस में क्या होते हैं? उपस्थित एंजाइम क्या क्या काम करते हैं? लास्ट वाले भाग में अब जैसे हमने पढ़ा था, इससे में सबसे पहले क्या है? छोटी आंत के अंदर सबसे पहले ये ध्यान रखना है, यकृत होता है जो पित्ताशय
द्वारा पित्ताशयी रस का स्त्रावण किया जाता है। इसके 3 कार्य हैं। फिर हमने देखा उसके बाद में जो हमारी अग्नाशयी ग्रंथि होती है वो अग्नाशयी रस का स्त्रावण करती है, जिसमें 2 तरह के एंजाइम होते हैं। ये 2 तरह का प्रोटीन का और इमाशीकृत वसा का पाचन करती है। और इसके भित्ति में जो एक ग्रंथि पाई जाती है जो आंतररस का स्त्रावण करती है, उसके द्वारा 3 काम है। क्या काम है? एक तो ये प्रोटीन को एमिनो अम्ल में क्या कर देता है? बदल देता है। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलने का मतलब प्रोटीन को उसने बिल्कुल आसान से अणुओं में तोड़ दिया है। अब हमारा भोजन, हमारा जो बॉडी है उसको आसानी से ग्रहण कर पाएगा, उससे ऊर्जा ले पाएगा। अभी तक सीधा प्रोटीन का आप पता है ग्रहण नहीं कर पाते, अवशोषित नहीं कर पाते, पहले उसको पाचन करना पड़ता है सरल अणु। तो ये यहाँ पे प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल दिया है इसने। किसने? ये जो आंतररस के अंदर जो उपस्थित एंजाइम है उन्होंने। उसके बाद में जटिल जो कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी आलू वगैरह, चावल वगैरह इसमें खाते हैं। एक पोषक तत्व है हमारा, कौन सा है? हमने पहले ही पढ़ा था। हमारे बॉडी के अंदर जो पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, ये सारे विटामिन, जल, ये हैं। तो जो हम कार्बोहाइड्रेट होता है उसको किसमें बदल देता है? ग्लूकोज में। और आपको पता है ग्लूकोज से हमारी क्या होती है? एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनती है। और तीसरा है वसा को वसा अम्ल ग्लिसरॉल में बदल देता है, जिसके बाद हम वसा को क्या कर दिया? उसने बिल्कुल ऐसा कर दिया कि अब हमारी बॉडी उसका अवशोषण कर पाएगी। सीधा वसा को तो अवशोषित नहीं कर पाए, पहले उसका पाचन होता है, उसका मलसीकरण होता है, मलसीकरण के बाद में उसका पाचन होता है, उसके बाद में हमारी बॉडी उसको अवशोषित कर पाने के लिए उसको तैयार कर दिया है, ग्लिसरॉल में चेंज कर दिया है। अब हमारा जो भोजन है छोटी आंत के सबसे लास्ट भाग में पहुंच चुका है। लास्ट भाग कौन सा होता है? ये देखिएगा, यहाँ वाला भाग, ये वाला भाग जो है इसका लास्ट भाग होता है छोटी आंत का, जो बड़ी आंत से आगे जुड़ा होता है। उससे पहले क्या होता है? अब हमारा जितना भी इसके अंदर पाचन जो होना था वो तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आमाशय के अंदर पाचन तो कंप्लीट हो चुका है, सॉरी छोटी आंत के अंदर पाचन कंप्लीट हो गया है। अब क्या होगा? अब भोजन छोटी आंत के अंतिम भाग में पहुंचता है, मतलब लास्ट में पहुंच गया है। इस भाग में अंगुलीनुमा प्रवर्ध होते हैं, मतलब छोटे छोटे इसके अंदर रोम लगे होते हैं। अब जो सारा भोजन पच गया है उसको अवशोषण करने का काम करेंगे और उसको लाकर कहां पर मिला देंगे? ग्रहण किया, उसको पचित भोजन का जो पच गया उसको ग्रहण किया और हमारे रक्त में, यानी हमारे रुधिर में, हमारे ब्लड में उसको मिला दिया। अब हमारा ब्लड या रुधिर क्या करेगा? शरीर के सभी अंगों तक उस भोजन को पहुंचाएगा, ठीक है, ताकि ऊर्जा बन सके। सभी हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। तो इस भाग में क्या होते हैं? कौन से भाग में? छोटी आंत के अंतिम भाग में अंगुलीनुमा प्रवर्ध होते हैं, छोटे छोटे रोम होते हैं, ठीक है। इन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ रोम, ठीक है। ये भोजन को अवशोषित कर, भोजन का अवशोषण कर लेते हैं जो पच गया है, और शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं, रुधिर के द्वारा प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचा देते हैं। यहां इसका उपयोग, अब ये उसका उपयोग क्या करेगा भोजन का? एक तो हमें उससे ऊर्जा प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। दूसरा, नए ऊतकों का, नए कोशिकाओं का, इनका निर्माण होता है इनसे, ठीक है, जिनसे हमारी बॉडी क्या करती है? ग्रोथ करती है। और अगर मान लो कोई पुराने ऊतक या कहीं पर भी हमारे शरीर की मरम्मत की जरूरत है, कोई टूट फूट हो गया है, ठीक है, उसको रिपेयर करने की जरूरत है, तो ये भी काम उस भोजन के अणुओं द्वारा, अवशोषित भोजन के अणु हैं, जो पाचन हो गया है भोजन, उसके बाद में जो अणु को ग्रहण किया है, उसी से ही ये कार्य होता है। ऊर्जा का मिलना, नए ऊतकों का निर्माण, और पहले वाले ऊतकों को क्या करना? पहले वाले ऊतकों को रिपेयर करना, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब इसके बाद में आते हैं हम लास्ट भाग में। लास्ट भाग है हमारा कौन सा? बड़ी आंत। कौन सा है? बड़ी आंत, या जिसको वृद्धांत्र कहते हैं। इसमें किसी भी तरह का पाचन नहीं होता है। हमारा जितना शरीर के अंदर पाचन होना था वो हो गया। अब बड़ी आंत के अंदर कौन सा? पहले देखते हैं बड़ी आंत वाला हिस्सा कौन सा है। बड़ी आंत, ये बाहर वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये बड़ा, ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये बाहर बार वाला भाग बात कर रहे हैं, ये बाहर बार वाली बात करें, ये बड़ी आंत है। ये वाला इसके अंदर दिख रहा है ना, ये साइड में, छोटी आंत के साइड में होता है, इसको बड़ी आंत या वृद्धांत्र कहते हैं। इसमें किसी भी तरह का पाचन नहीं होता है। अब जो भोजन हमारा रह गया है, इसके अलावा वो अपचित भोजन ही है, उसको हम शरीर से बाहर कर देंगे, लेकिन उसमें से जो जल है उसको अवशोषित कर लेंगे। उसमें अंदर अभी भी जो जल मिक्स है उसको अवशोषित कर लेंगे, और अपचित भोजन को हम कहां पर भेज देते हैं? अपचित भोजन को हम कहां भेज देते हैं? मलाशय में भेज देते हैं। कहां भेज देते हैं? अपचित भोजन जो रह गया है उसको मलाशय में भेज देते हैं। वहां वो धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है। फिर हम उसको क्या कहते हैं? जो हमारे गुदा अवरोधनी वाल्व है, ठीक है, गुदा द्वार द्वारा जो होता है, गुदा द्वार है ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या कहलाता है? हमारा गुदा द्वार। इसके अंदर होता है गुदा अवरोधनी वाल्व होता है, जिसके द्वारा हम अपचित भोजन को शरीर से बाहर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, और समय समय पर बाहर करते रहते हैं। तो इस तरीके से हमें ये याद रखना है,
ठीक है, तो ये हमारे पूरा पाचन का एक प्रक्रिया है। आप अगर इस तरीके से इसको याद करोगे तो आसानी से याद कर पाओगे। और वही है, बड़े बड़े पहरे आपको लिखकर याद करने की कोशिश करोगे तो ना तो आपको याद होगा और ना अच्छे से समझ पाओगे। अगर आप इस तरीके से इसको याद करोगे तो मैं निश्चित आपको कह रहा हूं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएगा और कभी भूलोगे भी नहीं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से बिल्कुल आपके लिए ऐसे नोट्स बनाए हैं यहाँ पे जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि कौन सा कहां पर कैसे याद करना है। ठीक है, और याद करने के साथ अगर आपको समझ में आ गया, मैंने एक एक डायग्राम के साथ में आपको समझाया ताकि उसमें कैसे प्रक्रिया हो रही है, कैसे हमें लिखना है वो सारा। अब आप इसको अपनी भाषा में बनाकर लिख सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप अपनी भाषा में इसको बनाकर लिखेंगे तो सब कुछ आपको याद भी रह जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको पाचन तंत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा और साथ में अमीबा में पोषण कैसे होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए तंत्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।